Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is lecture number 13 from our third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. And the topic which we are going to start today is torque acting on a rectangular coil placed in uniform magnetic field. So the heading today is torque acting on a current carrying coil placed in uniform magnetic field. Okay. So first of all, we will draw the diagram to understand this topic. Diagram कैसा दिखेगा? First of all, we are having a rectangular coil. अब rectangular coil कैसे लाएंगे आप? Rectangular coil. रेक्टेंगुलर कॉइल को आप किसी भी एक रेक्टेंगल फ्रेम के ऊपर वायर को वाउंड अप करके बना सकते हैं. ओके, सपोज इफ आई एम हैविंग अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, दिस इज माय रेक्टेंगुलर फ्रेम. ओके, ये मेरा रेक्टेंगुलर फ्रेम है. अगर मैं इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर यहां वायर को वाउंड अप करूंगा, ओके, सपोज इंसुलेटेड कॉपर वायर को मैंने वाउंड अप करा है लाइक दिस. सो इस तरह से हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना सकते हैं. ठीक है बेटा, वायर वाउंड अप करने का मेथड होगा इस तरह से. देखो, सपोज दिस इज माय वायर, थिन वायर लेते हैं दोस्तों, ये मेरा थिन वायर है, इसको यहां वाउंड अप करना है लाइक दिस. दिस वायर विल बी वाउंडेड लाइक दिस. So in this manner we can have a rectangular coil. ऐसे इसको वाउंड अप करेंगे रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर. थिन वायर होता है, इंसुलेटेड वायर होता है. ओके, उसके सेवरल टर्न्स होने चाहिए, नॉट अ सिंगल टर्न, सेवरल टर्न्स. वन टर्न भी आप कर सकते हो, सिंगल टर्न की कॉइल भी होती है, बट यूजुअली हमारी कॉइल्स में थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होते हैं ऑफ अ थिन इंसुलेटेड वायर. ओके, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो जाएगा हमारा. तो रेक्टेंगुलर कॉइल हमें ड्रॉ करना होगा. आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन अ बोर्ड. Suppose I am having a rectangular coil like this. ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल को वाउंड अप किया किसी रेक्टेंगल फ्रेम के ऊपर. ओके, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया. लेट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज PQRS. अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखूंगा. मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मेरे को ये रखना है. ठीक, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे अपने डायग्राम में. मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी शुड हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ खाली जगह रहेगी. सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट. कोई मैग्नेट इधर है, उसका ये नॉर्थ पोल है, और ऐसे ही एक मैग्नेट का आप साउथ पोल बना लेंगे. दिस इज साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. ओके, ये साउथ पोल है मैग्नेट का. सो इट मींस इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हियर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है नॉर्थ टू साउथ. ओके, मैं सिर्फ एक लाइन ऊपर और एक नीचे ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की, जिससे कि डायग्राम नीट एंड क्लीन बना रहे, कंजेस्टेड ना हो जाए. ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया. इस रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखना है जो भी आपने बनाया था. ठीक है, सो माय रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड लाइक दिस. This is my rectangular coil PQRS. PQRS is the rectangular coil.
इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एक एक्सिस बना लेते हैं यहां पर, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल भी ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। बेटा इस डायग्राम को भी थ्री डायमेंशनली समझना है थोड़ा। देखो आप ऐसा समझो, सपोज दिस इज माय रेक्टेंगुलर, ओके, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है और मैं इसको नेमिंग कर देता हूं आपके सामने। दिस इज माय रेक्टेंगुलर कॉइल P Q R S, ओके, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। अभी आप ऐसा समझेंगे कि जिस रूम में हम हैं अभी, इस रूम में दिस साइड इज द नॉर्थ पोल, मतलब इस रूम की ये वाली वॉल नॉर्थ पोल है, ओके, एंड दिस साइड दिस वॉल इज साउथ पोल। सो अभी आप जिस रूम में हैं, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम के अंदर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ एक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऑफ अ मैग्नेट, ओके। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रख देना है। कैसे रखेंगे? नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं रखना, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो, सबसे पहले इसके सरफेस का नॉर्मल किधर मार्क करोगे? नॉर्मल टू द सरफेस, जैसे आपने यहां पर बनाया ना ये सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर ये होगा लाइक दिस, ओके। अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो इसका नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस का नॉर्मल सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये दोनों डायरेक्शंस स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में रख दो, लाइक दिस, इस तरह से रख देना, ठीक है। आई एम प्लेसिंग इट लाइक दिस सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी जा रही है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल आ जाएगा थीटा। इसको हम यहां बोर्ड पर बनाएंगे डायग्राम को। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मूविंग लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ, ओके, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस इज लाइक दिस, ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन, दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ओके। नॉर्मल टू द सरफेस मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, समझ रहे हो, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन direction of magnetic field and normal to the surface of the coil is theta, okay, and there is one more angle, the angle between the direction of the magnetic field line and surface of the coil, this angle is alpha, and no doubt theta plus alpha is 90 degree। बेटा ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री कैसे है, और ये क्लियर होगा आप इस डायग्राम को अभी वीडियो पॉज करके मेरे साथ बनाना स्टार्ट करें, और जितना डायग्राम मैं बना चुका हूं इतना आप भी साथ में बनाएं। यहां पर थीटा अल्फा मार्क करें, इधर 90 डिग्री मार्क करें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाउ इज दिस अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री, ओके। एंड टू बी मोर क्लियर अबाउट दिस डायग्राम मैं आपको फिर से थ्री डायमेंशनली दिखा देता हूं हो क्या रहा है यहां पर। देखो सपोज दिस इज अ कॉइल, इस कॉइल का एक्सिस मार्क कर देते हैं, सेम जो वहां बनाया है उसे यहां बनाना है, कॉइल का एक एक्सिस मार्क कर देते हैं लाइक दिस, ओके, मतलब दिस इज द मिड लाइन ऑफ द कॉइल, मिड लाइन। अभी हमने इस कॉइल को कैसे रखना है, देखो सपोज ये ब्लू मार्कर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, ब्लू मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ओके, तो इसका डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, फ्रॉम दिस वॉल टू द दिस वॉल, नॉर्थ वॉल से साउथ वॉल की तरफ, ठीक है, ये तो डायरेक्शन में इधर ही रहेगा। सो इस कॉइल का नॉर्मल हमारे पास ये रेड कलर से, मैंने देखो जहां पर रेड कलर से नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, सो आई एम हैविंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ये उसका एक्सिस है मिड लाइन, और यहां पर हमने इसका नॉर्मल ये रेड लाइन से, रेड कलर से शो किया है, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, इट मींस इस नॉर्मल का एंगल कॉइल के सरफेस से 90 डिग्री होगा, ओके। ये देखो आप, this angle is 90 degree ना, this angle is 90 degree and this angle is 90 degree, okay। ये आप कह सकते हो ये लाइन PQ नॉर्मल से 90 डिग्री पर है, this line PQ is perpendicular to the normal of the surface of the coil,
ओके, इस चीज को समझना है आपको। अब अगर इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्लू कलर से हमने शो की है। दिस ब्लू मार्कर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये हमेशा ऐसे रहेगा। ओके, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला बिकॉज़ इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना तो डायरेक्शन में चेंज होना है और ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज होना है। ओके, ये ऐसे ही रहेगा। सपोज मैंने इनिशियली इस कॉइल को ऐसे रखा है लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे रखा है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, ऐसे रखा है। ओके, अगर कभी इनिशियली ऐसे रखा है तो नॉर्मल टू द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच का एंगल 0 होगा। अभी इनके बीच का एंगल 0 होगा। ओके, लेकिन मैंने ऐसे रखना नहीं। कैसे रखना है? एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाकर रखना है, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 90 भी नहीं होना चाहिए। 90 ऐसे हो जाएगा लाइक दिस, 90 भी नहीं करना है, 0 भी नहीं करना है। ओके, मेरे को कुछ एंगल ऐसे रखना है। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो रेड कलर है एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि ब्लू कलर है, उनके बीच का एंगल वहां पर क्या मार्क किया हमने? दैट इज थीटा। ये थीटा है यहां पर, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, और द अदर एंगल, द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉइल, the angle between the surface of the coil and this direction of magnetic field and this direction of magnetic field, this angle is alpha. okay, आप देखो ऐसे देख सकते हैं इसको, मैं इस डायग्राम को आपके लिए ऐसे कर देता हूं like this. Now one of the angle is the angle between red normal and blue color of magnetic field lines, that angle is theta, and the other angle which is between the surface of the coil and the blue color of magnetic field lines, that is alpha. और इस डायग्राम से क्लियर है कि alpha plus theta 90 ही होगा। ओके, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, इसलिए वो 90 ही होगा। अब आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि why alpha plus theta is 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। So alpha plus theta is 90 degree, it is clear now. Okay, अब इसके बाद क्या होगा? This coil is carrying a current I. इस कॉइल में I करंट और वो करंट का डायरेक्शन अभी एंटी क्लॉकवाइज में लेकर चलते हैं लाइक दिस। The coil is carrying current I in this direction. Okay, इस डायरेक्शन में करंट I जा रहा है। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि इट स्टार्ट्स टू रोटेट, अगर उसका इनिशियल एंगल स्पेशल एंगल ना हो तब। ओके, इट स्टार्ट्स टू रोटेट। तो जनरल एंगल पर रखना है इसको, एट एन एंगल व्हिच इज जनरल, मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है वो। अगर वो रोटेट कर रही है तो इट मींस टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द हेडिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है और उसके लिए पूरा डेरिवेशन अभी होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम वंस अगेन। ओके, सो ये कैसे करेंगे? अब आप प्रिंसिपल इसमें भी लगना वही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है ILB sin थीटा। यही प्रिंसिपल लगेगा और यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर्स कहां से लाएंगे? देखो, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल कैन बी assumed as a combination of 4 straight conductors, 4 straight conductors से मिलकर बना है। नंबर 1 is PQ, PQ is a straight conductor, then QR, then RS and then SP. okay, so अगर ये rectangular coil है, if this is a rectangular coil, तो इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ आप यहां पर एज्यूम कर ले पहले। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ क्या है? QR एंड SP, QR and SP, and let the length be L. okay, और इसके ब्रेड्थ भी एज्यूम कर लें, ब्रेड्थ PQ and RS, ब्रेड्थ PQ and RS which is small b. okay, small b, ये आपको एज्यूम करने होंगे, ये एज्यूम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
चार कंडक्टर्स अलग अलग सोचने शुरू कर दो। एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स होगी आई एल टी साइन थीटा से। ठीक है, मान लो वो फोर्स पी क्यू कंडक्टर 1, क्यू आर कंडक्टर 2, आर एस कंडक्टर 3, एस पी कंडक्टर 4। कंडक्टर 1 पे वो फोर्स लगती है F1, कंडक्टर 2 पे लगती है F2, कंडक्टर 3 पे लगती है F3 और कंडक्टर 4 पे लगती है F4। तो आप 1 बाय 1 F1, F2, F3, F4 कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग आ जाएगा इस कॉइल के ऊपर। Once we have got the force, then we can proceed towards calculating torque. Okay, ये हमारे स्टेप्स हो गए यहाँ पर। So after writing the theory regarding the diagram, we can say let the forces acting on conductor PQ. PQ is F1, PQ के बाद QR is F2, फिर RS उस पे फोर्स लगी है F3 एंड द लास्ट वन SP, उस पे फोर्स हमने मान ली है F4। ये फोर्सेस लगी है। ओके, नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग F1, F2, F3 एंड F4। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन PQ। फोर्स एक्टिंग ऑन PQ which is a magnetic force, no doubt। magnetic force acting on PQ। PQ is a conductor which is carrying current I, ध्यान से देखो, this I current, and is placed in magnetic field B। suppose the magnitude of the magnetic field is B, it is placed in a uniform magnetic field B। लिखते हैं इसको। फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, F1 मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका, I उसके अंदर करंट है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ इज B, इसकी लेंथ B है, देखो PQ इज B। ओके, सो उसकी लेंथ B है, कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कैपिटल B। I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ द एंगल। नाउ व्हाट इज द एंगल किस के बीच में होता था, टॉपिक याद करेंगे अगर आप, तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रेड वाली लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, सो एंगल इज अल्फा हियर, एंगल इज अल्फा, याद रखिएगा, दिस एंगल इज अल्फा, सो साइन अल्फा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग। ओके, साइन अल्फा। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आई विल यूज राइट हैंड थंब रूल। L क्रॉस B करना है ना, L क्रॉस B, रूल तो ये है ना वेक्टर फॉर्म में, F is equals to I L क्रॉस B will give the direction of the force L cross B। now length into B, L cross B, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको राइट हैंड की अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द magnetic force acting on the portion PQ। देखो इधर once again, this is the normal to the point, this is the direction of magnetic field, and what is the direction of the current, the direction of the current is from P to Q। this is the direction of the current P to Q। now what is the angle between the direction of current and this magnetic field, this angle, once again this angle is alpha ना, alpha। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, L क्रॉस P करना है, मुझे समझना है कि L क्रॉस P कैसे होगा। L क्रॉस P समझने के लिए स्टूडेंट्स देखो, ये इस तरह से है सारा अरेंजमेंट, L किधर है, L इज लाइक दिस, B इज लाइक दिस, राइट हैंड की फिंगर्स L क्रॉस B यहां से करते हैं, L से B की तरफ, L इधर है B इधर है, L क्रॉस B, थंब नीचे जा रहा है, मतलब इसके ऊपर PQ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे लगेगी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, L क्रॉस B, थंब नीचे जा रहा है यहां पर, L क्रॉस B करके देखें बेटा खुद, आप अपने पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लें, कोई भी नोटबुक उठा लें और नोटबुक पर PQRS लिखें और उसको अरेंज करके देखें इस तरह से, और फिर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं L क्रॉस B कैसे हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड देम। ओके, so this force is acting this force is acting vertically downward, नीचे की तरफ लग रही है फोर्स F1
vertically downwards, and this is my equation number 1. Okay, now magnetic force on PQ के बाद हम QR नहीं करेंगे, पहले RS करते हैं, क्योंकि PQ जैसा RS ही है ना, तो RS करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन RS, और उसका नाम है F3, करंट आई जा रहा है, उसकी लेंथ भी B है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कैपिटल B में रखा है, और उसके लिए एंगल होगा sin 180 माइनस अल्फा। sin 180 माइनस अल्फा इसका एंगल होगा, कैसे होगा देखना पड़ेगा, देखेंगे अभी, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पोर्शन PQ एंड दिस पोर्शन RS? द ओनली डिफरेंस इज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज बीन रिवर्स्ड। और आपको याद होगा कि अगर सिर्फ एक चीज का डायरेक्शन रिवर्स होएगा, या तो L का या B का, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो इस बार फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी नीचे था वर्टिकल डाउनवर्ड, तो अब वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F3। ओके, एंड वी आल्सो नो कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, तो ये आप वापस लिख सकते हो I B कैपिटल B sin अल्फा की फॉर्म में, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी मेरे पास, और इसका डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन इसका हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक? अभी मेरे को आपको ये बताना है कि एंगल 180 माइनस थीटा अल्फा क्यों हुआ। देखो फिर से आप देखो इसको, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस ना, अब ऊपर आ गया, PQ पे नहीं है, अब आप RS पे हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस। अब अगर ये अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा और नॉट। अब देखो, अगर ये एक्यूट एंगल अल्फा है तो स्ट्रेट लाइन है ना ये सीधा, तो RS स्ट्रेट लाइन है, तो अदर एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन विल बी 180 माइनस अल्फा ओनली। This is the direction between the direction of the flow of current. This is the angle between the direction of the flow of current and the direction of magnetic field. Okay, इसलिए आपने 180 माइनस अल्फा लिया है। और अगर आप इसको like this, अगर आप इसको L क्रॉस B करेंगे, L क्रॉस B है ना, L क्रॉस B, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L? द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे राइट हैंड से, तो थंब इज अपवर्ड, तो फोर्स एक्टिंग इज वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो अभी तक हमने देखा PQ पे और RS पे इक्वल फोर्सेस लगती हैं, IBB sin अल्फा, IBB sin अल्फा, लेकिन इस पे फोर्स लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड और इस पे लगती है वर्टिकली अपवर्ड, और दोनों ही फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। यू मस्ट ऑब्जर्व दिस कि जिस लाइन पर ये ग्रीन डॉटेड लाइन, जिस लाइन पर F1 लगता है उसी लाइन पर F3 लगता है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद वी कैन राइट समथिंग हियर। सो क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखो दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट होगा इनका, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस डेरिवेशन। What is the statement? The statement is, since the forces F1 and F3 are equal and opposite, since the forces F1 and F3 are equal and opposite, so they cancel the effect of each other। तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का रिजल्ट 0 है इस कॉइल PQRS पे। So they cancel each other, ठीक है, इनसे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। F1 कैंसिल्स F3, F1 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स 0 ऑन दिस कॉइल, इतना तो पक्का है। और क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इनसे कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। एंड एज their line of action is same, so they do not produce any torque on the coil PQRS। okay,
तो इस स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखी हैं कि F1 और F3 फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, उनका नेट रिजल्ट जीरो है, दे कैंसिल ईच अदर, उनका नेट रिजल्ट जीरो है। और क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करती है इसलिए उनसे टॉर्क भी जीरो है। तो अभी तक कोई टॉर्क नहीं आया। F1 और F3 जो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनसे कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो कैंसिल भी हो गई, उनसे फोर्स भी जीरो है इस पॉइंट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स अभी यहां तक आप इसको कॉपी करें, देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। यहां तक बिल्कुल इसको जितना मैंने कराया डायग्राम भी उतना बना ले और ये कॉपी करें। Now students, we move towards calculating the forces F2 and F4. चार फोर्सेस थे F1, F2, F3, F4, उनमें से आपने F1 और F3 फाइंड आउट किए और उनका रिजल्ट भी देखा। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा था कि F1 F3 दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट है और उनसे कोई टॉर्क भी नहीं लगता बिकॉज़ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अभी अगर आपने यहां तक कॉपी नहीं किया है तो बेटा प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और पॉज करके पहले कॉपी करें और फिर आगे मेरे साथ आप इसको समझने के लिए तैयार हो जाए, ओके। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स F2। F2 किस पर लग रही है आप देखो, आपने कॉपी किया होगा। F2 फोर्स लग रही है QR के ऊपर, QR द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, acting on QR, magnetic force acting on QR, that is F2 है वो force, that is F2। और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो I into लेंथ, उसकी लेंथ तो L है, चेक करो आप, QR की लेंथ L है और किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको B में। नाउ व्हाट इज द एंगल? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप चेक करें यहां पर करंट इज अपवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, ओके। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? 90 डिग्री है ना, करंट तो अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो द एंगल इज 90 डिग्री। तो sin 90 which is 1, so F2 is ILB, this is my equation number 3 and the direction, what about the direction? अब की बार करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्योंकि 90 है तो आप राइट हैंड थंब रूल की जगह पर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लगा सकते हैं। इट इज मोर इजियर टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, याद है ना, FBI, F मैग्नेटिक फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज द करंट, ओके। करते हैं इसको अप्लाई। सबसे पहले मैं करंट के डायरेक्शन में करंट वाली फिंगर को कर देता हूं, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, लाइक दिस। करंट इज अपवर्ड, QR के लिए लगा रहे हो, करंट इज अपवर्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, करंट वाली फिंगर को चेंज नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया। देखो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ब्लू लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपकी ये लाइन आ गई। फिंगर, फर्स्ट फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोल देते हैं, ओके, फर्स्ट फिंगर। नाउ द थंब किधर है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। थंब इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अपने पेपर पे जो आपने डायग्राम बनाया वहां पर इसको लगाकर देखें रूल को, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2। F2 फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रही है और परपेंडिकुलरली इनवर्ड को कैसे शो करते हो? विद अ क्रॉस। F2 फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रही है, ओके। सो F2 परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड into plane of paper, okay, this is the direction, I have written the direction। F2 हो गया। अब लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स F4 के लिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, अब कौन सा पोर्शन बचता है, कौन सा कंडक्टर बचता है? PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया, SP बचता है, इस पर लग रही है फोर्स F4। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन SP which is F4, इसका मैग्नीट्यूड करंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये भी sin 90 होगा, ध्यान से देख लो आप खुद ही। sin 90 को आप sin 1 लिख सकते हो, तो F4 भी आ जाएगा ILB। नाउ व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? सिंपल है, अगर इसका डायरेक्शन करंट का ऊपर था तो फोर्स इनवर्ट थी, अब करंट रिवर्स हो गया तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, ओके, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी।
करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी एक चीज के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से करा करो, ठीक है। तो फोर्स अगर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, इसका डायरेक्शन था परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इसका क्या होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। आउटवर्ड को शो करते हैं हम विद अ डॉट। दिस इज द डायरेक्शन फॉर F4 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। चेक करा देता हूं लेफ्ट हैंड क्लैंपिंग रूल से। FBI मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नीचे की तरफ है। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द थंब आपकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इस वाले ब्रांच पर SP पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा। सो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। ये मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं F2 एंड F4 के लिए। जैसे F1 और F3 का रिजल्ट आया था, स्टेटमेंट लिखा था आपने स्टेटमेंट 1, ऐसे ही इसका भी स्टेटमेंट लिखना है और इसको मैं बोलूंगा स्टेटमेंट 2, सेकंड स्टेटमेंट इस डेरिवेशन में, स्टेटमेंट 2। अब आप देखो ये फोर्सेस भी तो इक्वल है, अपोजिट भी हैं, perpendicularly inward, perpendicularly outward. These forces are equal and opposite, so they also will cancel out. Since forces F2 and F4 are equal and opposite, so they cancel the effect of each other. मतलब रिजल्टेंट फोर्स F2 एंड F4 से भी जीरो आएगा। F1 ने F3 को कैंसिल किया, F2 और F4 ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया, फोर्सेस तो सारी कैंसिल हो जाती हैं। इट मींस रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई है। F1 F3 कैंसिल हो गए, F2 F4 कैंसिल हो गए, बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है टोटली। लेकिन इस बार लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो कैसे अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन क्यों अलग है देखेंगे। F2 लग रहा है इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और F4 लग रहा है इस लाइन पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो दीज टू लाइंस आर डिफरेंट ना, ये तो सेम लाइन नहीं है, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस। और अगर ये डिफरेंट लाइंस पर लग रही हैं तो इट मींस टॉर्क इनसे कंस्टिट्यूट होगा, इनसे टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो टॉर्क लगाएंगे। तो सिंस तो बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, या they act along different lines of action, their line of action is different, their line of action is different, so they constitute a couple। ये एक कपल बनाते हैं, ओके, कपल बनाएंगे। कपल किसे बोलते हैं? टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट along different lines, इसको कपल बोलते हैं। और कपल से जो टॉर्क आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। वो देखेंगे अभी क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन एज, टॉर्क का मैग्नीट्यूड टाउ सिंबल होगा, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, मतलब या तो F2 या F4 दोनों ही सेम है, कोई सी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, किसी का भी फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। यहां तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क कैलकुलेट आसानी से होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन आप पहले इसको यहां तक कॉपी करें, देन आई विल हैव टू रब द बोर्ड एंड देन वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द डेरिवेशन। पूछ रहा हूं कि क्या आपने इस टॉपिक के अभी तक पूरे नोट्स बना लिए? नहीं बनाए तो बेटा प्लीज 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 वीडियो को रिवाइंड करो, नोट्स पूरे करो, नोट्स पूरे करने के बाद में फिर यहां से आगे बढ़ना है, ठीक है? विदाउट नोट्स नहीं समझ में आने वाला। इसके ऐसे ही पार्ट्स के नोट्स बनाया मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं। ओके, सो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको मैं 2 मिनट में अगर रिवाइज करूं तो ये है कि अगर आप एक रेक्टेंगल, एक कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो आप उस रेक्टेंगुलर कॉइल को 4 पार्ट में डिवाइड करके मान सकते हैं। वो चारों पार्ट क्या है? PQ, QR, RS एंड SP, स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उनके ऊपर हमने फोर्सेस निकाली F1, F2, F3, F4। वी फाइंड आउट कि F1 और F3 कैंसिल हो जाते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता है, उनसे कोई टॉर्क नहीं लगता, उनसे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आता। बट F2 एंड F4 इक्वल अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनसे रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो वो एक टॉर्क बनाते हैं, कपल बनाते हैं। उस कपल से आने वाली टॉर्क का आंसर होता है कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ टू फोर्सेस। ओके, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप टॉर्क निकाल सकते हो, फिर आप टॉर्क निकाल सकते हो। सो टॉर्क इज गिवन एज कोई भी एक फोर्स कितनी है? ILB। कोई भी एक फोर्स मतलब F2 या F4 का मैग्नीट्यूड आप अपने नोट्स में देखें क्या लिखा है, दैट इज ILB, F2 एंड F4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को चेक करें। ओके, ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां पर B sin ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो एंगल थीटा है, देखो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होगा B sin थीटा। कैसे है ये B sin थीटा, इसको अलग से देख लेंगे। फिलहाल आप मानकर चलो मेरे कहने से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस B sin थीटा ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इस B को और L को एक साथ लिखने वाला हूं, ILB, कैपिटल B sin थीटा। नाउ व्हाट इज L into B फॉर दिस रेक्टेंगल? इस रेक्टेंगल का L into B क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया। सो इफ एरिया इज, सपोज इसका एरिया है L into B और उसको मैं A लिख सकता हूं अगर A, सो L into B is equals to A। तो टॉर्क आ गया मेरा IAB sin थीटा। ओके, टॉर्क इज IAB sin थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क चल रहा है सिर्फ। ओके, हाँ, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n हो, अभी तो सिंगल टर्न की कोई ली थी हमने, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो ये टॉर्क n टाइम्स हो जाएगा। ये अपने टॉर्क का फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल टर्न कॉइल। अगर कॉइल में आप 100 टर्न्स कर देंगे तो टॉर्क 100 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इफ द कॉइल हैव नंबर ऑफ टर्न्स n, देन वी कैन से दैट द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इज NIAB sin theta if number of turns is equals to capital N. Okay, if number of turns is equals to capital N, then NIAB sin theta। Then अभी इसमें एक चीज और है, NIA, this quantity is known as magnetic dipole moment। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, आपको याद होगा, स्मॉल p, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है I into A। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो N into I into A, नंबर ऑफ टर्न्स इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सो NIA where NIA is equals to small m, magnetic dipole moment small m, is known as magnetic dipole moment of the coil। और अगर आप इसको m लिखोगे then this formula becomes torque is equals to mb sin theta। this is the formula for torque। ओके, सो ये हमारा टॉर्क का आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अभी
इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखने वाले हैं। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखना इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो इधर, अगर आप ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो एम बी साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड होगा? एम क्रॉस बी का। इसका वेक्टर फॉर्म इसके सामने, टॉर्क कैन बी रिटन एज एम क्रॉस बी। इसके ऊपर वाले स्टेप पर यहां पर ये पूरा एम है ना, एम एन आई ए, एम की जगह एन आई ए लिख दो, फॉर्मूला आ जाएगा। इसके कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए को आप ऐसा वेक्टर ट्रीट करेंगे क्रॉस बी, ओके, इसके कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर सिर्फ यहां लिखना है तो आई ए क्रॉस बी, एन इज इक्वल्स टू 1 कर दो, आई ए क्रॉस बी हो जाएगा यहां पर। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। एंड नाउ यू ऑलरेडी नो कि m क्या है, m is the magnetic dipole moment NIA, okay। So students please copy down this mathematical part of the derivation, और उसके बाद बाकी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बचता है अभी इसके अंदर। So students अभी जो चीज यहां पर हमारा समझने से बाकी है वो ये था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने b sin थीटा क्यों लिखा है, why is this distance b sin थीटा। देखो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, आप इसको इस तरह से इमेजिन करेंगे कि ये जो कॉइल है PQRS, इस PQRS को आप ओवरहेड देख रहे हैं, ऊपर से इस तरह से देख रहे हैं। आई मीन टू से सपोज इफ दिस इज द कॉइल PQRS प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, जो कि इस पोल से इस पोल की तरफ जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी ये PQRS, ओके, हमें इसको देखने का तरीका बदल देना है, हमें इसको ऐसे देखना है, लाइक दिस, ओवरहेड, लाइक दिस। इस तरह से देखने पर मैं इसकी कौन सी ब्रांच को देखूंगा, आई विल बी लुकिंग डायरेक्टली एट RS, और मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे सिर्फ RS स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। अभी देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो फोर्स लग रहा था F2, that is perpendicularly inward like this, perpendicularly inward like this means F2 force is acting like this, इस लाइन पर है, the line shown by this marker, okay, inward। और इसी लाइन पर parallel to this F4 है, but it is perpendicularly outward। so दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल है, लेकिन perpendicularly inward, perpendicularly outward। इन दोनों के बीच में व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको ओवरहेड देखना चाहता हूं, लाइक दिस, ओवरहेड। ओवरहेड देखने के बाद आई विल ड्रॉ द डायग्राम, और उस डायग्राम में मेरे को ये वाला लाइन बनाना है व्हिच इज RS, उसकी लेंथ क्या है B, चेक करो RS की लेंथ B है, और ये दोनों फोर्सेस मार्क करनी है, F2 इनवर्ड, F4 आउटवर्ड, और इन दोनों फोर्सेस की लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। Okay, we will do this. Now look at the diagram. ये RS, ऊपर से जब मैं इसको देखूंगा तो सिर्फ RS नजर आएगा, लाइक दिस। RS करंट का डायरेक्शन ये होगा R2S, और RS की लेंथ B होती है, ये आपको याद रखना है, दिस इज B, RS इज B, ओके। अभी फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है, देखो इस वाली साइड पर QR F2 इनवर्ड। अब जब आपने इसको ऐसे देखना शुरू किया, लाइक दिस, यू आर लुकिंग एट लाइक दिस, तो ये इनवर्ड फोर्स अपने डायग्राम में ऐसे बनेगा, F2 इनवर्ड, ओके, और F4 आउटवर्ड वो ऐसे बन जाएगा, F4 आउटवर्ड। Now the line of action is this and this, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, this is B, but this is not the perpendicular distance। What is the perpendicular distance? Perpendicular distance is this one, और ये कैलकुलेट होने के बाद B sin थीटा आएगा। लेट्स सी किस तरह से आएगा। देखो
जब आप इसको ओवरहेड देखोगे ऊपर से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है ये दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से, इसको आप बनाएंगे यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। ओके, इफ दिस इज थीटा, अच्छा ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना कोरेस्पॉन्डिंग। ओके, दिस इज अल्फा, दिस इज 90, और आपको पता है अल्फा प्लस थीटा 90 होता है, तो ये क्या होगा, ये व्हाट इज दिस इज थीटा ना, ये थीटा होगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, एंड नाउ इफ वी नो दैट दिस इज थीटा, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा मेरे को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है। दिस इज बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, cos कंपोनेंट b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, sin component b sin theta, which is the perpendicular distance between the lines of actions of the forces. Okay, तो b sin theta ये आपने यहां लिखा है, इसको समझना है तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा इसको समझने में। लेकिन ये डायग्राम आप अपने डेरिवेशन में बनाए या ना बनाए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, बनाएंगे तो कोई बात नहीं, ना भी बनाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस b sin theta होता है। ओके, अगर आप कंप्लीटली नहीं बना सकते तो इस डायरेक्शन को सिर्फ इतना बना दें, इस डायग्राम को लाइक दिस, दिस इज b, दिस इज f2 एंड दिस इज f4, और यहां लिख दें सिर्फ b sin थीटा। इतना बनाएंगे तो भी चलेगा, यहां थीटा लिख दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कंप्लीट डायग्राम इज दिस, ये आपके पहली बार समझने के लिए मुझे कंप्लीट बनाना पड़ता है, तो कंप्लीट डायग्राम इज दिस। ओके, आप अपने टॉपिक में इतना भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर। ठीक है, डायग्राम जो मेन इस डेरिवेशन के लिए वो ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको करंट का डायरेक्शन, एंगल अल्फा एंगल थीटा, f1 f2 f3 f4 का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंपल्सरी मार्क करना होगा। ओके, सो विद दिस द टॉपिक इज कंप्लीट। अभी तक हमें इतना पता चल गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी b sin थीटा क्यों होता है। ठीक, अभी थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये बताओ आप पहले, ये आपको याद करना है यहां पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये याद रखिएगा, बिकॉज दिस थीटा इज इन द फाइनल आंसर, क्योंकि ये थीटा फाइनल आंसर में आता है। दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस and the direction of the magnetic field lines, ये एंगल आपको याद रखना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना। अब देखो व्हाट इज द सेंस ऑफ द रोटेशन, ये वाला पार्ट अंदर जाएगा बिकॉज़ द फोर्स इज इनवर्ट, ये वाला बाहर आएगा। इफ दिस इज द कॉइल, माय palm, if this palm represents the coil, it will rotate like this, it will rotate like this। suppose if this is the coil, ये मेरा coil है, इस पे फोर्स इनवर्ट लग रहा है, इसका आउटवर्ड लग रहा है, it will rotate like this, it will rotate like this। तो अगर ये coil ऐसे रोटेट कर रहा है तो what is the direction of torque, फिंगर्स अगर आपकी कर्ल होंगी राइट हैंड की along the direction of rotation, thumb will give the direction of torque। ये रूल बहुत ही ज्यादा जगह पर लगने वाला रूल है, आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, रोटेशन के केसेस में तो फिंगर्स अगर कर्ल होंगी रोटेशन के सेंस में, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो अभी टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड। एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन ये है मेरा सेंस ऑफ रोटेशन है, बताओ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेंस ऑफ रोटेशन ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा ना, ऊपर से देखने पर भी, तो सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी टॉर्क का डायरेक्शन अगर आपको मार्क करना ही है इस डायग्राम में, तो यू कैन मार्क इट लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। एक चीज और इसमें मोल्ड की जा सकती है, वो क्या है, अगर आप फाइनल रिजल्ट को थीटा की जगह अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फाइनल आंसर होगा टाउ इज इक्वल्स टू mb cos अल्फा। लेकिन ये चीज सिर्फ आप मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में कर सकते हैं, यहां बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है,
यहां कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में। कैसे आया ये सोचना आपका काम है, ठीक है। इसको सोचें, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो लगाएं, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। और आप सोचें फिर साइन थीटा की जगह कॉस अल्फा कैसे आ सकता है। ओके, हिंट दे दो, हिंट ये रहा, साइन 90 प्लस ए इज इक्वल टू cos a, ये हिंट है, ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। और लास्ट पोर्शन में हमें कुछ स्पेशल केसेस देखने होंगे। स्पेशल केसेस हमें टॉर्क के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखने हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल इज टाउ इज इक्वल टू LIAB sin theta. What is the theta? Theta is the angle between the normal to the surface of the coil and direction of magnetic field. This is theta. Remember this, very important. Okay? कि कौन सा एंगल आता है इस फॉर्मूला में, ये आपको याद रखना है। अभी स्पेशल केसेस मुझे करने हैं कि इस पे टॉर्क क्योंकि साइन पे डिपेंड करती है, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन साइन एंड नो डाउट साइन की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी। और साइन की वैल्यू चेंज होती है 0 to 1, ओके, एंड देन 1 to 0 and then 0 to -1 and then -1 to 0। जैसे जैसे एंगल 0 to 360 जाता है साइन की वैल्यू चेंज होती है, लाइक दिस 0 to 1 then back to 0 then to -1 and then back to 0, ठीक है। एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, इस तरह से साइन की वैल्यू चेंज होती है, ओके। तो साइन के वैल्यू पर टॉर्क का वैल्यू डिपेंड करता है। इट मींस टॉर्क मिनिमम 0 हो जाता है और टॉर्क मैक्सिमम भी होता होगा, ठीक है। तो आपके दो स्पेशल केसेस होंगे कि मिनिमम टॉर्क क्या होगा, मिनिमम टॉर्क तो 0 होगा। फर्स्ट स्पेशल केस, 0 टॉर्क किस एंगल पर आएगा? 0 टॉर्क आएगा जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। टॉर्क इज 0, इट मींस साइन थीटा इज 0 और थीटा 0, साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, नो डाउट। और 180 ये भी कह सकते हैं आप, 180 होगा। इसका मतलब क्या है? थीटा 0, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एज वी ऑल नो, इस रूम के अंदर आपके अकॉर्डिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द राइट हैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्मल सेम डायरेक्शन है, दिस इज एंगल 0 डिग्री, ओके। और अगर ये रोटेट कर जाए 180 डिग्री पर लाइक दिस, तो भी तो यही केस है 180 डिग्री, ठीक है। साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। इट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस हो जाएं, इन अदर वर्ड्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस हो जाएं, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0, ओके। दिस इज द कंडीशन। नाउ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, किस एंगल पर होगा? मैक्सिमम टॉर्क करने के लिए साइन की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी NIAB, sin 90 is 1. This is the maximum value of torque at 90 degree. Maximum value of torque at 90 degree means when the angle between the normal to the coil, magnetic field तो इधर है, and the lines of magnetic fields is 90 degree. So coil ऐसे होगा like this. This is the direction. Okay? इस तरह से means magnetic field lines surface के tangentially पास हो जाएंगी, surface को graze करते हुए पास हो जाएंगी, okay? तो इस केस में टॉर्क 0, टॉर्क मैक्सिमम होगा NIAB like this। और अगर इसके बाद ये एंगल तो 90 है, अगर ये इस तरह से रोटेट कर जाए, ऐसे हो जाए, तो 270 डिग्री पर भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। सो ये हमारा टॉर्क का मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस हो गया। स्पेशल केस के जीरो टॉर्क का होता है जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, ओके। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब कॉइल का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ टेंजेंशियल हो जाए, लाइक दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया।
और आज के टॉपिक में आपने रियलाइज तो क्या होगा, ये भी थ्री डायमेंशनल डायग्राम था समझने के लिए हमारा, ठीक है। और ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप किसी तरह से किसी एक नोटबुक या रजिस्टर की हेल्प लें और उसको साथ में PQRS लिखने के बाद में नॉर्मल फिक्स करें और चेक करें कि कैसे F1, F2, F3, F4 अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं और थीटा और अल्फा एंगल कहाँ पर बनेंगे। ये चीजें आप इसकी चेक करेंगे एक बार, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये आपको खुद करना होगा। आप कैसे करेंगे खुद? जैसे जैसे मैंने लेक्चर में किया है, मेरी एक्टिविटी को फॉलो करें, आप भी कर पाएंगे, ठीक। तो इट इज इजी टू फॉलो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको पूरे को आप मेंटेन करें अपने रजिस्टर में एज योर नोट्स। और मेरे को लगता है कि टॉपिक तो मैंने अच्छे से समझाया आपको और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। So with this we conclude the lecture today and wish to see you in the next class. Till then, bye bye.